नमस्कार साथियों, मनोविज्ञान के 30 प्रश्नों के महासंग्राम भाग 4 में पुनः आपका स्वागत है। ये जितने भी 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वह समान रूप से रीट, सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, एच टेट और सुपर टेट जो यूपी में ही होता है उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हमने आपके मनोबल को बढ़ाने के लिए थोड़े से सरल प्रश्न लिए हैं। आज उम्मीद है आप 30 में से 28 तो ज़रूर कर लेंगे। 2 प्रश्न का कठिनाई स्तर हमने थोड़ा सा ज़्यादा रखा है। आप लाइव चैट के कमेंट बॉक्स में आप अपना उत्तर देते रहे। हर प्रश्न को करने के लिए आपको निर्धारित जो भी समय है वो दिया जा रहा है। और हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब किया ही होगा, नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारे जब भी वीडियो का प्रीमियर हो आपको पहले से इसकी सूचना मिल जाए। तो आज की इस 30 प्रश्नों के दंगल या महासंग्राम में स्टार्ट करते हैं पहले ही प्रश्न से। बिल्कुल ध्यान से हर प्रश्न को पढ़ें और अपने प्रश्न का सटीक जवाब देने का प्रयास करें। हमारा जो उद्देश्य वो आपको डराना नहीं है, हमारा उद्देश्य आपको कठिन से कठिन प्रश्नों के लिए भी तैयार करना। तो लीजिए आपके सामने पहला प्रश्न। पहला ही प्रश्न है, बहुत सरल है। मनोविज्ञान में प्रत्यय संबंध के प्रणेता माने जाते हैं। अब ये वर्ड आया है प्रत्यय संबंध, तो प्रत्यय संबंध के प्रणेता किसको माना गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ये 4 ऑप्शन में पहला है जॉन लॉक, दूसरा है विलियम वुंट, तीसरा है डेविड ह्यूम और चौथा है इवान पेट्रोविच पावलोव। तो इस प्रत्यय संबंध का प्रणेता किसको माना गया है? तो यह प्रश्न है जो हमने मनोविज्ञान सामान्य परिचय भाग 3 जो वीडियो अपलोड किया था उसमें से एक प्रश्न लिया गया है। उम्मीद है आपने वो देख रखा होगा। अब हम आपके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपने लगभग अपना उत्तर दे दिया होगा। तो मनोविज्ञान में प्रत्यय संबंध का प्रणेता किसे माना गया है? तो मनोविज्ञान में प्रत्यय संबंध का प्रणेता है, इन चारों में से ऑप्शन है तीसरा, प्रत्यय संबंध का प्रणेता है वह डेविड ह्यूम को माना गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहले प्रश्न की शुरुआत आपने शानदार की होगी, ऐसी उम्मीद है। सभी का सही गया होगा, ऐसी भी उम्मीद करते हैं। अब दूसरे प्रश्न की ओर चले। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपको पूरा आता है। दूसरे प्रश्न की चर्चा करें तो दूसरा प्रश्न आप पढ़ चुके होंगे। मनोविज्ञान के मूल तत्व, ये किताब है और इसी किताब को अंग्रेजी में कहा जाता है एसेंशियल ऑफ साइकोलॉजी। ये मनोविज्ञान के मूल तत्व या एसेंशियल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी, अर्थात इस पुस्तक का संबंध है वह इन चारों में से किससे है? अब लिखी तो ये पिल्सबरी ने है, लेकिन पिल्सबरी का वास्तविक नाम क्या है आपको ज़रूर याद रखना है। वैसे तो आपको याद ही है, आप बहुत ज्ञानी हैं, आप बहुत आगे हैं, आपकी तैयारी है वह संज्ञानात्मक विकास के उच्चतम चरण तक पहुंच चुकी है। ऑप्शन ढूंढेंगे इसमें से। पिल्सबरी तो लिखी है, लेकिन कौन सा पिल्सबरी था भाई? जेम्स बिनेट पिल्सबरी, डेरेक विलियम पिल्सबरी, वॉल्टर बॉयड्स पिल्सबरी और विलियम हर्बर्ट पिल्सबरी। कौन सा होना चाहिए? आपके लिए समय सीमा निर्धारित है 5 सेकेंड। आप अपना उत्तर दे रहे होंगे 1, 2, 3 और 4। चारों 4 पिल्सबरी तो है, लेकिन इसमें कौन सा पिल्सबरी है? तो इन चारों में से सही उत्तर हम बता देते आप कि मनोविज्ञान के मूल तत्व या एसेंशियल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक है वह लिखी थी वॉल्टर बॉयड्स पिल्सबरी। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, मनोवैज्ञानिक जितने उनके नाम के आगे आप जी नहीं लगाएं तो चलेगा, लेकिन इनके पूरे नाम दोस्तों आप ज़रूर याद रखिएगा। परीक्षा में कभी कभी पूरे नाम भी ज़रूर आ जाते हैं। तो वॉल्टर बॉयड्स पिल्सबरी यह इस किताब के रचयिता थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तीसरा बहुत सरल है, देखते ही यादों ने तो उत्तर दे दिया होगा। निम्न में से विश्व में पहली शिक्षा मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना करने का श्रेय किसको है? पहली एजुकेशन साइकोलॉजी लेबोरेटरी खोलने का श्रेय किसको है? बहुत सरल प्रश्न है, 99% इसको जानते होंगे। विलियम वुंट ने किया, विलियम जेम्स ने किया, पोम्पोनोजी ने किया या फिर जॉन डीवी ने किया। हम आपके उत्तर की प्रतीक्षा में हैं कि विश्व की पहली शिक्षा मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापना करने का श्रेय किस मनोवैज्ञानिक को है?
तो बहुत सारों के उत्तर आ रहे हैं। विलियम बूंट, किसी के विलियम जेम्स आ रहे हैं, कोई पोम्पोनोजी भी दे रहा है, कोई जॉन डीवी भी दे रहा है। विलियम बूंट वाला आंसर है वो सबसे ज़्यादा आ रहा है। दोस्तों इसका सबसे सही उत्तर कौन सा होना चाहिए? तो यहाँ पे लिखा हुआ है शिक्षा मनोविज्ञान प्रयोगशाला, ना कि मनोविज्ञान प्रयोगशाला। अगर मनोविज्ञान प्रयोगशाला ही शब्द होता तो पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की थी विल्हेम बूंट या विलियम बूंट ने, लेकिन यहाँ एक वर्ड जोड़ दिया है शिक्षा मनोविज्ञान प्रयोगशाला। तो विश्व की सबसे पहली शिक्षा मनोविज्ञान प्रयोगशाला है वह 1894 में अमेरिका के शिकागो यूनिवर्सिटी में खोली गई थी। और इस प्रयोगशाला को खोलने का श्रेय किसको है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जॉन डीवी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल याद रखें। वैसे तो बहुत सारे लोगों का जवाब सही आया है, धन्यवाद के पात्र है जिन्होंने सही दिया। ओके, तीसरा प्रश्न हो गया। चौथे प्रश्न की ओर चले। चौथा बहुत सरल है, एक कोटेशन दिया हुआ है। ये कोटेशन मेरा सबसे फेवरेट कोटेशन है, क्योंकि मुझे अपने ज्ञान का पता है इसलिए मुझे फेवरेट लगता है। मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ क्योंकि मुझे मेरे अज्ञान का ज्ञान है। मुझे ही पता है कि मुझे क्या नहीं आता है, आपको नहीं पता कि मुझे क्या नहीं आता है। तो ये कोटेशन है, मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ क्योंकि मुझे मेरे अज्ञान का पता है। यह कथन किस दार्शनिक का है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक परीक्षा में पूछा गया है इसलिए ध्यान रखें। प्लेटो है, अरस्तु है, सुकरात है या फिर सोफिस्ट है? यह कथन आपको किसका लगता होगा? आप उत्तर देने का प्रयास करें। हम आपको 5 सेकंड दे रहे हैं। इस प्रकार का कथन है वह मनोविज्ञान की रीढ़ कहा जाता है। मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ क्योंकि मुझे मेरे अज्ञान का ज्ञान है। तो इस कथन का संबंध है साथियों, चौथे का उत्तर हो जाएगा आपका सी। यह कथन कहने वाला कौन था? सुकरात था, इसे ध्यान रखें। तो चौथे का ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़े। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया ये परीक्षा में। ध्यान आकर्षित होने पर ही ज्ञानात्मक प्रक्रिया द्वारा अधिगम आरंभ होता है। अर्थात सबसे पहली ही चीज क्या होती है? ध्यान को आकर्षित करना। और ज्ञानात्मक प्रक्रिया प्रारंभ होने पर ही निरीक्षणकर्ता अनुकरणीय व्यवहार करता है। यह कथन बांडुरा की सामाजिक अधिगम की किस अवस्था से संबंधित है? तो आपने बांडुरा के सिद्धांत को पढ़ा होगा। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दो मनोवैज्ञानिकों की देन है, एक तो अल्बर्ट बांडुरा और दूसरा नाम आपको पहले से ही विदित होगा। इनमें से ये जो लाइन कही गई है, पहली लाइन, वह इनमें से कौन से कथन की व्याख्या कौन से अवस्था से संबंधित है? पहला ऑप्शन है अवधारणात्मक अवस्थान, दूसरा है धारणात्मक अवस्थान, तीसरा है पुनरुत्पादक अवस्थान और चौथा है संज्ञानात्मक अवस्थान। इन चारों में से ये जो कथन है वह किस अवस्था की पुष्टि करता है? तो पांचवे का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। हम 5 सेकंड वेट कर रहे हैं। ठीक है, जिन्होंने जो दे दिया आंसर, अब हम बताते हैं कि ये चारों ही चार है, उसमें से सबसे सही उत्तर होगा इसका पांचवे का धारणात्मक अवस्थान। यह जो प्रक्रिया प्रारंभ होती है, ध्यान आकर्षित होने पर ही ज्ञानात्मक प्रक्रिया द्वारा अधिगम प्रारंभ होता है। मतलब पहले धारण किया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, इसको बोलते हैं धारणात्मक अवस्थान। छठे प्रश्न की ओर चले। छठा प्रश्न बहुत सरल है, हमने आज सरल प्रश्न लिए हैं। कई सारे लोगों के तो 5 में से 5 राइट होंगे, किसी का 5 में से 1 भी नहीं हो सकता है। एक बालक जब यह सीखता है कि पयोदी, रत्नाकर, नीरदी तीनों का अर्थ समुद्र होता है, परंतु वह समुद्र शब्द को ज़्यादा उपयोग में लेता है, यह किस प्रकार के अधिगम का उदाहरण है? अब देखिए, आप पानी के लिए जल भी कहते होंगे, पानी को आप नीर भी कहते होंगे और भी जितने भी पर्यायवाची वो सब कहते होंगे। अब पानी शब्द है वह आप ज़्यादा प्रचलन में लेते हैं। आपके घर पे कोई मेहमान आए और आप उसे कहें नीर पिएंगे आप, तो वो तो घबरा जाएगा, भाई ये कौन सी चीज़ पिला रहा है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा या तो जल या पानी शब्द का ही प्रयोग करेंगे। यह कौन से प्रकार के अधिगम का उदाहरण है? अभिग्रहण अधिगम,
संयोगात्मक अधिगम, अधीनस्थ अधिगम या अन्वेषण अधिगम। नॉन चॉम्स्की का जो भाषा विकास का सिद्धांत है उसी का ही एक भाग है। आपके उत्तर की प्रतीक्षा में इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है वह सर्वश्रेष्ठ इस प्रश्न की व्याख्या करता है। छठा प्रश्न है, छठे का हो जाएगा, इसे कहते हैं अधीनस्थ अधिगम, अर्थात पर्यायवाची शब्दों का ध्यान होते हुए भी या इसके अन्य अर्थ का ध्यान होते हुए भी प्रचलित शब्दों का सबसे ज़्यादा उपयोग करना, यह कहलाता है अधीनस्थ अधिगम और इसी को बोला जाता है, सी बोला जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सातवां, बहुत आसान प्रश्न है सातवां। बहुधा व्यक्ति के व्यवहार को समझने के लिए व्यक्ति की स्थिति को उद्देश्यों से संबंधित मानचित्र में निर्धारित करने एवं प्रयत्नों की जानकारी आवश्यक है। इस कथन का संबंध किससे है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हूबहू ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि व्यक्ति के व्यवहार को समझने के लिए व्यक्ति की स्थिति को उद्देश्यों से संबंधित मानचित्र में निर्धारित करने एवं प्रयत्नों की जानकारी आवश्यक है। इस कथन का संबंध किससे है? तलरूप अधिगम सिद्धांत से, दूसरा है सदिश मनोविज्ञान से, तीसरा है अधिगम के क्षेत्र सिद्धांत से जो कर्ट लेविन द्वारा प्रतिपादित किया गया था, और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। देखिए, उपर्युक्त सभी पे तो आप ज़्यादा प्यार ना दिखाएं क्योंकि कभी कभी ये सही होता है और कभी कभी सही नहीं होता है, लेकिन यहाँ समझ लें कर्ट लेविन को सामाजिक मनोविज्ञान का जनक माना गया है। ठीक है, सामाजिक अधिगम का जनक नहीं है, कर्ट लेविन है, इसे सामाजिक मनोविज्ञान का जनक माना गया है। अब कर्ट लेविन ने जो सिद्धांत दिया था क्षेत्र सिद्धांत, उसके अन्य नाम है तलरूप अधिगम सिद्धांत, इसी का ही नाम है, और वेक्टर थ्योरी ऑफ लर्निंग सदिश मनोविज्ञान सिद्धांत, ये भी इसी का नाम है। तो ये तीनों ही सिद्धांत के एक ही नाम है, इसलिए इसका उत्तर सही क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो सातवें का आंसर हो गया आपका डी। देखिए, धैर्य बनाए रखें, आपको प्रश्न अच्छे मिलेंगे, ऐसी हम पूरी कोशिश करके आए हैं। पर्पसिव बिहेवियर इन एनिमल्स एंड मैन, ये एक पुस्तक है, इसका हिंदी नाम हम नहीं लिखे हैं, यहाँ पे अंग्रेजी नाम ही लिखे हैं। इस नामक पुस्तक किस मनोविज्ञान की रचना है? पर्पसिव बिहेवियर इन एनिमल्स एंड मैन। कर्ट लेविन ने लिखी, जेबी वॉटसन ने लिखी, विलियम मैकडूगल ने लिखी या एडवर्ड चैस टॉलमैन ने लिखी। ये चार ऑप्शन हैं, इन चार ऑप्शन में से आपको कौन सा सही लगता है? बिल्कुल अपना जवाब है वह तेज़ी से देंगे, मुझे ऐसा लग रहा है आपने जवाब दे भी दिया होगा। अब सही जवाब की बात करें तो इसमें सही जवाब है एडवर्ड चेस टॉलमैन। आपने टॉलमैन का सिद्धांत पढ़ा होगा। टॉलमैन का सिद्धांत क्या कहलाता है? चिन्ह सिद्धांत भी कहलाता है, इसके साथ ही जटिल मानवीय अधिगम भी कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं? जटिल मानवीय अधिगम भी बोला जाता है। टॉलमैन एकमात्र ऐसा मनोवैज्ञानिक था जिसने अभिप्रेरणा से ज़्यादा बल किस पर दिया था? लक्ष्य पर। इसने कहा था कि सीखने के लिए लक्ष्य महत्वपूर्ण है, ना कि अभिप्रेरणा। बाकी जितने भी मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने कहा कि अभिप्रेरणा महत्वपूर्ण है, लक्ष्य कम महत्वपूर्ण है। तो टॉलमैन आपने नाम सुना होगा, इसी की ये पुस्तक है, लेकिन इसका पूरा नाम क्या है? एडवर्ड चेस टॉलमैन। तो आठवां प्रश्न डी ऑप्शन सही है आपका। 90वें प्रश्न की ओर चले। 90वां बहुत सरल है, देखिए दिखने में ये लंबे लिखे हुए लेकिन सरल है। कोई व्यक्ति एक कार चलाना, दरवाज़ा खोलना, तबला बजाना आदि सीखने की क्रियाओं में छोटी छोटी अनुक्रियाएं एक पेशीय अधिगम के रूप में संपादित करता है। अब देखिए, छोटे छोटे भागों में ये काम करता है। जब ये सारी क्रियाएं एक लय में आपस में संबंधित हो जाती है तो व्यक्ति ये सब क्रियाएं आसानी से कर पाता है। यह कथन किसका उदाहरण है? ये जो भी लिखे हुए हैं इसमें से यह क्या कहलाएगा? सरल श्रृंखला अधिगम, साहचर्य अधिगम, विभेदीकरण अधिगम और नियम अधिगम। देखिए, इतना समय नहीं है कि इन सभी पॉइंट्स पे हम आपको यही विश्लेषण करके बता दें। इस पूरे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हमने सारे वीडियो में इलस्ट्रेट किया हुआ है, आप ज़रूर देख सकते हैं। अगर आपको समय मिले तो, आपको लगता है कि और ज्ञानवर्धन की आवश्यकता है तो देख सकते हैं, बाकी इसी प्रश्नोत्तरी से आप अपना काम चला सकते हैं। यह पूरा कथन है वह रॉबर्ट गेने के सिद्धांत पर आधारित है, और रॉबर्ट गेने ने सीखने के चरण बताए थे। कितने बताए थे? 8 चरण बताए थे।
और इसमें से सीधा सीधा लिखा हुआ है सारी क्रियाएं एक लय में आपस में संबंधित हो जाती है। लय में यानी कि लय है तो क्या बनाएंगी, वह श्रृंखला बनाएंगी। अब आपका उत्तर आ गया होगा, इनमें से कौन सा कहलाएगा, तो इसमें उत्तर है 90 का सरल श्रृंखला अधिगम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अप्लाइड क्वेश्चन ऐसे आते हैं, बिल्कुल तैयार रहे। 10वें प्रश्न की ओर बढ़े। 10वां प्रश्न भी एक कथन ही लिया है, आज हमने 2 कथन इसमें सम्मिलित किए हैं। ज्ञानेंद्रियों से हमें जो प्राथमिक अनुभव प्राप्त होते हैं उसे संवेदना कहते हैं। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है, और हमने पहले ही कहा है कि ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त ज्ञान है वह संवेदना कहलाता है, और यही संवेदना है जिसमें अनुभव मिलते जाते हैं, और संवेदना अंत में क्या बन जाती है, संज्ञान बन जाती है। ज्ञान की प्रथम सीढ़ी कौन सी होती है, संवेदना होती है, और ज्ञान की अंतिम सीढ़ी कौन सी होती है, संज्ञान होती है। लेकिन यह कथन है वह किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था, गैरेट ने, विलियम जेम्स ने, विलियम बुंट ने, या ग्लिटमैन ने। उत्तर आप दे रहे होंगे ज़रूर, 5 सेकंड का हम इंतज़ार कर रहे हैं आपके उत्तर के लिए। ये कथन जो कहा था, ये एक परिभाषा है संवेदना की, और संवेदना की ये सबसे सुस्पष्ट परिभाषाओं की श्रेणी में आती है। यह परिभाषा दी थी ग्लिटमैन ने, ठीक है। ज्ञानेंद्रियों से हमें जो प्राथमिक अनुभव प्राप्त होते हैं उसे संवेदना कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, ग्लिटमैन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए हम तो सभी क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट कहते हैं, क्योंकि पेपर हम नहीं बना रहे भाई, पेपर बनाने वाला कुछ भी डाल सकता है। कुछ व्यक्ति कुलदीप, हितेश जी इस प्रकार के हैं, पुनीत है, ये अच्छे उत्तर दे रहे हैं। यश भट्ट बीच में ये छोड़ के चला जाता है, पेपर सारे उत्तर नहीं देता है, उसको भी थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कोशिश करें। अगला प्रश्न है, सम प्रत्यय निर्माण में किस प्रकार की योग्यता का उपयोग होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप कंसेप्ट बिल्डिंग करते हैं तो आप किस एबिलिटी का यूज़ करते हैं, किस योग्यता, कंसेप्ट बिल्डिंग में कौन सी योग्यता का प्रयोग होता है। पहला है विभेदीकरण, दूसरा है सामान्यीकरण, तीसरा है पहले विभेदीकरण फिर सामान्यीकरण, या फिर पहले सामान्यीकरण किया जाता है फिर विभेदीकरण किया जाता है। वी आर वेटिंग फॉर योर आंसर्स। दीजिए अपना उत्तर। ठीक है, जितने लोगों ने दिया, दोनों ही चीजें हैं वो सम प्रत्यय के निर्माण के लिए आवश्यक है, विभेदीकरण और सामान्यीकरण। पर पहले कौन सा होता है, तो किसी भी चीज को जनरलाइज करने के लिए उसे फैक्टराइज करना पड़ता है, इसलिए पहले विभेदीकरण किया जाएगा और फिर क्या किया जाएगा, सामान्यीकरण किया जाएगा। तो 11वें का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अंत समय तक रुके रहे, हो सकता है आपके कुछ प्रश्न अच्छे मिल जाएं। 12वें प्रश्न की ओर चले। 12वां प्रश्न बहुत आसान है, अब छोटे ही प्रश्न है इसके बाद। एक सृजनात्मक परीक्षण किसका मापन नहीं करता है। क्रिएटिविटी टेस्ट है, वो किसका मापन नहीं करता, मौलिकता का, विस्तार का, तार्किकता का, या फिर निरंतरता का। बहुत आसान प्रश्न है, बहुत जल्दी जवाब दे दिया होगा बहुत सारे लोगों ने। क्रिएटिविटी टेस्ट है तो क्रिएटिविटी की जितनी भी विशेषताएं हैं उनका ही मापन करता है। तो मौलिकता एक विशेषता है इसकी, विस्तारण भी एक सृजनात्मकता की विशेषता है, और निरंतरता वो भी सृजनात्मकता की विशेषता है। तार्किकता है वह हमेशा किस में पाई जाती है, बुद्धि में पाई जाती है। इसलिए एक क्रिएटिविटी टेस्ट यानी कि सृजनात्मक परीक्षण है वह कभी भी तार्किकता का मापन नहीं करता है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिए इसको। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। 13वां प्रश्न बहुत आसान, एक एक लाइन के क्वेश्चन है, आपको आज खुशी हो गई होगी इतने सरल प्रश्नों को करने के लिए। बुद्धि का संकाय सिद्धांत, और जिसे कभी कभी शक्ति मनोविज्ञान का सिद्धांत कहा जाता है, दोनों ही एक ही सिद्धांत के दो नाम हैं। बुद्धि का संकाय सिद्धांत, फैकल्टी थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इसको अंग्रेजी में बोला जाता है, या शक्ति मनोविज्ञान का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। रीड के द्वारा, बीने के द्वारा, ये बिनेट है वही बीने है, बिनेट भी आ सकता है, कैरोल के द्वारा, या फिर बर्ट के द्वारा। आपका उत्तर प्रतीक्षा में हम कौन सा उत्तर दे रहे हैं, तो बुद्धि का संकाय सिद्धांत है, या फिर बुद्धि का संकाय सिद्धांत के अलावा शक्ति मनोविज्ञान का सिद्धांत है, वह इन चारों में से किसके द्वारा दिया गया। तो हमारा उत्तर बिल्कुल परफेक्ट होता है,
यह किसके द्वारा दिया गया था? रीड के द्वारा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 14वें प्रश्न की ओर बढ़े, ध्यान से समझे इसको। 14 प्रश्न, चिंतन क्या है भाई? आपको जितने भी कथन दिए उसमें सत्य कथन को पहचानना है। चिंतन का प्रारंभ समस्या से होता है और यह स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलता है। चिंतन एक मानसिक खोज है जिसमें गत्यात्मक खोज सम्मिलित है, ये सम्मिली है और त आप जोड़ दें। चिंतन एक अव्यक्त मानसिक प्रक्रिया है। चिंतन एक मध्यस्थ प्रक्रिया न होकर संपूर्ण प्रक्रिया है। तो हमने चिंतन के बारे में भी एक वीडियो अपलोड किया था, सारी चीज़ें हमने बिल्कुल ध्यान से समझाई थी। आप ज्ञाता हैं, आप समझ गए होंगे। आपको तो इसमें से सिर्फ एक ही सत्य कथन को चुनना है। लगते तो सारे सत्य है, लेकिन मनोविज्ञान में जो लगता है वो होता नहीं, और जो होता है वो कभी लगता नहीं है। देखिए पहला प्रश्न, पहला कथन, प्रारंभ है वह समस्या से होता है लेकिन यह सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलता है। पहला कथन हो गया गलत। दूसरा है, चिंतन एक मानसिक खोज है जिसमें गत्यात्मक खोज भी सम्मिलित है। तो चिंतन में गत्यात्मक खोज सम्मिलित नहीं होती है। आप घूमते नहीं हैं, आप दिमाग का ही उपयोग करते हैं। चिंतन एक अव्यक्त मानसिक प्रक्रिया है। और लास्ट है, चिंतन एक मध्यस्थ प्रक्रिया न होकर संपूर्ण प्रक्रिया है। तो भाई इसको समझ लें, एक तो होती है समस्या और फिर उस समस्या का होता है समाधान, यानी कि समस्या समाधान। समस्या आने पर ही व्यक्ति क्या प्रारंभ करता है? चिंतन। तो ये संपूर्ण प्रक्रिया न होकर चिंतन किस प्रकार की प्रक्रिया है? मध्यस्थ प्रक्रिया है। और इसमें लिखा है मध्यस्थ प्रक्रिया नहीं है, यह संपूर्ण प्रक्रिया है। तो ऑब्वियसली तीसरा भी क्या हो गया? असत्य। पहला असत्य, दूसरा असत्य और चौथा है वह भी असत्य हो गया। तो एक ही बचता है, चिंतन एक अव्यक्त मानसिक प्रक्रिया है जिसे व्यक्त कर दिया जाए तो फिर क्या बन जाती है? भाषा बन जाती है। तो 14वां वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा। सी ही सत्य कथन है, बाकी सब असत्य है। 15वें की ओर चले। 15वां प्रश्न, जिम्बार्डो एवं रुक के अनुसार चिंतन के वर्गीकृत प्रकार है। ये जिम्बार्डो और रुक, कभी कभी ये रुक भी आता है, ठीक है ना, रुक शब्द भी आता है, रुक भी आता है। इन दोनों ने चिंतन को कितने भागों में विभाजित किया? आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1, 2, 3 और 4। स्वलीय चिंतन एवं यथार्थवादी चिंतन। दूसरा है अपसारी चिंतन एवं अभिसारी चिंतन। स्वलीय एवं आलोचनात्मक चिंतन या सर्जनात्मक एवं आलोचनात्मक चिंतन। तो सबसे अच्छा अगर वर्गीकरण किया है चिंतन का तो 2 ही ऐसे व्यक्ति थे। एक तो गिलफोर्ड ने किया था अभिसारी अपसारी चिंतन, और एक नाम आता है जिम्बार्डो एवं रुक। जितने भी चिंतन के प्रकार और विशेषताएं अगर मनोविज्ञान में सम्मिलित है तो गिलफोर्ड और जिम्बार्डो एवं रुक के अनुसार ही वर्णन किया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? हमने ये पहले पढ़ा लिया है। जिम्बार्डो एवं रुक के अनुसार चिंतन के 2 प्रकार है, स्वलीय चिंतन और एक होता है यथार्थवादी चिंतन। क्या होते हैं आप हमारे वीडियो देख सकते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। आगे बढ़े 16वें प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न बहुत छोटा सा है। मूल प्रवृत्तियों का संबंध होता है, किससे होता है भाई? कौन से क्षेत्र से होता है? मूल प्रवृत्तियाँ संज्ञानात्मक होती है, भावात्मक होती है, क्रियात्मक होती है, या फिर तीनों ही पक्षों से संबंधित होती है? अपना उत्तर जरूर दें। मूल प्रवृत्तियों का संबंध संज्ञानात्मक पक्ष से, भावात्मक पक्ष से या क्रियात्मक पक्ष से होता है। तो भैया मूल प्रवृत्ति, बहनें भी है साथ में, ठीक है ना, भैया कह के आप नाराज ना हो जाएं, जितनी भाई बहन हैं। मूल प्रवृत्तियों का संबंध है वह तीनों से होता है। मूल प्रवृत्तियाँ संज्ञानात्मक भी हो सकती है, भावात्मक भी हो सकती है और क्रियात्मक भी हो सकती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। अब कुछ लोग हैं वो उत्तर नहीं दे रहे भाई, फटाफट दें, ठीक है ना। हमारे प्रश्न अब आगे बढ़ रहे हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं हम। 17वां है, मूल प्रवृत्तियों की संख्या। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग मूल प्रवृत्तियां बताई थी, उनकी संख्या में कौन सा एक असुमेलित है जिन्होंने जो मूल प्रवृत्तियां बताई? पहला है सिगमंड फ्रायड, इसके अनुसार 4 मूल प्रवृत्तियां हैं। विलियम जेम्स के अनुसार 32 है। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के अनुसार 40 होती है। और विलियम मैकडूगल के अनुसार कितनी होती है? 14 होती है। डेफिनेटली आपने इस आसान प्रश्न का उत्तर बिल्कुल फास्ट ढूंढा होगा। जो हमारे विद्यार्थी है उन्होंने तो बहुत फास्ट ढूंढ लिया होगा।
मूल प्रवृत्तियों की संख्या है वो इन्हीं 4 मनोवैज्ञानिकों ने बताई थी। लेकिन पहला ऑप्शन है, फ्राइड के अनुसार मूल प्रवृत्तियाँ कितने प्रकार की होती है? केवल 2 प्रकार की। और ये 2 कौन सी होती है? एक तो बताया था इरोज और दूसरा बताया था थनेटस। देखो, फ्राइड ने 4 ऐसे शब्द दिए थे, इरोज, थनेटस, ओडिपस और इलेक्ट्रा। ये चारों शब्द है, उसमें 2 शब्द है वह तो मूल प्रवृत्तियों से है, जबकि ओडिपस एवं इलेक्ट्रा है वह मनोग्रंथियाँ है। इसको ध्यान रखें, ओडिपस और इलेक्ट्रा मनोग्रंथियाँ हैं, जबकि इरोज एवं थनेटस है वह क्या कहलाती है? मूल प्रवृत्तियाँ। और इन दोनों के लिए फ्रायड ने ट्राइब शब्द का उपयोग किया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर याद रखें। मूल प्रवृत्तियों के लिए सिगमंड फ्राइड ने ट्राइब शब्द का उपयोग किया था। और ट्राइब के कितने भाग बताए थे? 2, इरोज एवं थनेटस। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है? असुमेलित है, फ्राइड। 4 नहीं है भैया, इसकी मूल प्रवृत्तियाँ कितनी है? 2 है। बाकी तो इसने भी इतनी और सबने इतनी बताई थी। विलियम मैकडूगल में कल का प्रश्न था, जितनी भी मूल प्रवृत्तियाँ है उसमें प्रमुख मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है? तो 14 पूरी नहीं है। इसके अनुसार 7 मूल प्रवृत्तियाँ वो प्रमुख में आती है। तो 14वां प्रश्न इतना ही इंपॉर्टेंट, उत्तर आपको दे दिया, ए है इसका। अगले और बड़े 17वां, सॉरी है ना, 17वां प्रश्न था। 18वें प्रश्न को पढ़े ध्यान से। एक बालक भूख लगने पर चोरी करता है। कोहलबर्ग के अनुसार यह नैतिक विकास की कौन सी अवस्था है? तो आपने कोहलबर्ग का सिद्धांत पढ़ा होगा, उसमें हिंज डिलेमा भी एक वर्ड आया है, हिंज डिलेमा। हिंज डिलेमा का संबंध किससे है? कोहलबर्ग के सिद्धांत से है, ठीक है ना। नैतिक तर्कणान, ये आपने सुने होंगे भारी भारी शब्द। लेकिन यहाँ पे सिर्फ उसने जितनी भी अवस्थाएं बताई थी उसमें एक बालक भूख लगने पर चोरी करता है। अब यह कौन सी अवस्था से संबंधित है? आज्ञा एवं दंड की अवस्था से, सरल अहंकार की अवस्था से, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, या सामाजिक समझौते की अवस्था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने ढूंढ लिया होगा। अगर चोरी करता है भूख लगने पर तो यह अवस्था कहलाती है सरल अहंकार की अवस्था। तो 18वें का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ओके, 19वें प्रश्न की ओर बढ़े। 19वां बहुत छोटा सा और सरलतम प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक विकास की कसौटी में सम्मिलित नहीं है? मतलब आप जो लोग अभी ये सुन रहे हैं या देख रहे हैं, आपका सामाजिक विकास हो चुका है या नहीं हुआ है? इसका निर्धारण इनमें से किसके द्वारा किया जाएगा? ये 4 ऑप्शन है। पहला है सामाजिक प्रौढ़ता, सामाजिक अनुरूपता, सामाजिक समायोजन या सामाजिक अनुकरण। तो देखिए, अल्बर्ट बांडुरा का सिद्धांत भी है, लेब वाइगोत्सी या लेव वाइगोत्सी जो भी है, इसका संबंध भी सामाजिक संज्ञानात्मक अधिगम से है। सब ने यही कहा था कि सामाजिक विकास है वो शुरू तो इससे होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि विकास हो ही जाए। ये 3 गुण है, 1, 2 और 3, ये होने ही चाहिए। सामाजिक प्रौढ़ता आनी चाहिए, सामाजिक अनुरूपता आनी चाहिए और सामाजिक समायोजन की क्षमता भी होनी चाहिए। तो सामाजिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण कसौटी कौन सी है? अगर इसमें से ये प्रश्न आ जाए, महत्वपूर्ण कसौटी का प्रश्न आ जाए, तो सामाजिक समायोजन होगा। लेकिन इसमें कौन सी सम्मिलित नहीं है? तो फिर हो जाएगा सामाजिक अनुकरण, इसमें सम्मिलित नहीं है। आपका सामाजिक विकास इन 3 तथ्यों के आधार पर ही निर्धारित किया जा सकता है, जबकि सामाजिक विकास का प्रारंभ है वो प्रेक्षण और उसके बाद अनुकरण से होता है। तो 19वें का ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। 20वें प्रश्न की ओर चले। 20वां बहुत सरल है। ब्रिजिस महोदया के अनुसार प्रथम 3 माह में उत्पन्न होने वाले संवेगों का समूह है। प्रथम 3 माह में कौन से संवेग होते हैं? ब्रिजिस एक महिला थी, इसलिए हमने इसके लिए महोदया शब्द का प्रयोग किया है। कौन कौन से संवेग पाए जाते हैं भाई 3 माह में? दुख एवं हर्ष, दुख एवं आनंद, भय एवं घृणा या उल्लास एवं अनुराग। ब्रिजिस के अनुसार इसमें से कौन से संवेग है वो 3 माह में प्रकट होते हैं? बहुत आसान प्रश्न है, इसका उत्तर आपने दे दिया होगा। इसका उत्तर हम भी बता देते हैं, 20वें का ऑप्शन हो जाएगा दुख एवं आनंद। और हर्ष की बात करें तो हर्ष सबसे अंतिम में उत्पन्न होने वाला संवेग है। यह 24 माह में उत्पन्न होता है हर्ष, अर्थात कब होता है? 2 वर्ष। तो एक प्रश्न और याद रख लें,
सबसे अंत में उत्पन्न होने वाला संवेग कौन सा है? हर्ष है। सबसे पहले उत्पन्न होने वाले संवेग कौन से हैं? दुख एवं आनंद, जिसकी उत्पत्ति कितने माह में होती है? 3 माह में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी जरूर याद रखें। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। 21वां प्रश्न बहुत सरल है, बहुत छोटा सा है। 21वां प्रश्न क्या कहता है? वाइगोत्स्की के अनुसार एलईडी, एलपीडी, जेडपीडी, ये 3 शब्द हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में तीनों ही शब्द आते हैं। हमें पता है कि आपको इन सब की फुल फॉर्म ज़रूर याद होगी। इसमें से इन तीनों में से किसका संबंध है? वो समीपस्थ विकास के क्षेत्र से है। ऑप्शन है आपके सामने 4, एलईडी, एलपीडी, जेडपीडी, या उपर्युक्त में से किसी से भी नहीं। समीपस्थ विकास का क्षेत्र लेब वाइगोत्स्की के अनुसार कौन सा होना चाहिए? तो 21वें का होता है जेडपीडी, अर्थात ऑप्शन कौन सा सही है? सी है। हम आपको इसकी फुल फॉर्म ज़रूर बताते जाएंगे। जेडपीडी की जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है ना। ये जेडपीडी का पूरा नाम है और इसी को नाम दिया था समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो 21वां अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 22वें की ओर चले। 22वां वाइगोत्स्की का ही हमने लिया है। लेब वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास से सर्वाधिक योगदान किसका होता है? सामाजिक कारकों का, भाषा का, चिंतन का। देखो, संज्ञानात्मक सिद्धांत अलग चीज है और लेब वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास, इसको सामाजिक संज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं। लेब वाइगोत्स्की और कहीं कहीं लेव वाइगोत्स्की भी आता है, कहीं कहीं लीव वाइगोत्स्की भी आता है, टेंशन नहीं लेनी है। इसमें से लीव वाइगोत्स्की ने इन तीनों में से कौन से इंपॉर्टेंट बताए? पहला इंपॉर्टेंट है, पहला दूसरा इंपॉर्टेंट है, या केवल पहला तीसरा इंपॉर्टेंट है, या फिर पहला दूसरा और तीसरा तीनों इंपॉर्टेंट है? तो भैया लेब वाइगोत्स्की के अनुसार अगर किसी बालक का इस प्रकार का विकास होना है तो सामाजिक कारक भी इम्पोर्टेंट है, भाषा भी इम्पोर्टेंट है और चिंतन भी इम्पोर्टेंट है। तीनों ही 3 इम्पोर्टेंट है, 1, 2 एंड 3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। 23वां क्वेश्चन बहुत सरल है, आपने तो इस प्रश्न को देखते ही राइट कर दिया होगा। बेबिन्स्की प्रतिवर्त की काल अवधि कितनी होती है? बेबिन्स्की रिफ्लेक्ट, ये आप जब विकास की अवस्थाएं जब पढ़े होंगे तब हमने इसको पूरा समझाया था कि बेबिन्स्की रिफ्लेक्ट क्या होता है। इसी को हिंदी में कहते हैं बेबिन्स्की प्रतिवर्त। इसकी अवधि क्या होती है? 10 से 11 माह, 13 से 14 माह, 17 से 18 माह या 18 से 24 माह। इन चारों में से आपका उत्तर क्या होगा? बिल्कुल याद रखें, कौन सा प्रश्न है? बेबिन्स्की प्रतिवर्त। तो बेबिन्स्की प्रतिवर्त की आयु होती है 13 से 14 माह। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23वां कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 23वें का आपका 13 से 14 माह। इंपॉर्टेंट, बी जरूर याद रखें, ये याद नहीं तो रट के रख ले। बेबिन्स्की रिफ्लेक्ट होता है 13 से 14 माह संबंधित। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़े। 24वां बहुत इंपॉर्टेंट और सरल। नियोनेट अवस्था की अवधि मानी गई है। नियोनेट को ही हिंदी में बोलते हैं नवजात, ठीक है। तो नियोनेट अवस्था कब तक होती है? जन्म से 10 दिन, जन्म से 14 दिन, जन्म से 1 माह या 14 दिन से 1 माह। अपना उत्तर दीजिए, तब तक हम 5 सेकंड प्रतीक्षा कर लेते हैं। ठीक है, आपने अपना उत्तर दे दिया है। इसका उत्तर होगा जन्म से 14 दिन। इसको ऐसे भी आ सकता है, जन्म से 2 सप्ताह तक की आयु है वह नियोनेट अवस्था कहलाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका उत्तर लगभग सबने सही दिया है। 25वें की ओर चले, अंत में आ गए हम। 25वां बहुत आसान प्रश्न है। अब पीछे जितने भी है 25 से लगाकर 30 सभी आसान है, एक झटके में आप उत्तर दे देंगे। बोस्टल संस्थाओं का संबंध किससे है? पढ़े हैं हम इसके बारे में, बिल्कुल। प्रतिभावान बालकों से, सृजनात्मक बालकों से, या फिर ऐसे बालक जिनमें विलक्षण प्रतिभा पाई जाती है उन्हें पढ़ाने के लिए, या फिर अपराधी बालकों से, अर्थात आप जैसे बालकों से। तो बोस्टल संस्थाएं हैं
वह किससे संबंधित है, तो आपके उत्तर की फिर प्रतीक्षा में हम बैठे हुए हैं। हम 5 सेकंड का टाइम दे रहे हैं। वी आर वेटिंग फॉर योर आंसर्स। बहुत सारे लोग दे रहे हैं, बहुत सही दे रहे हैं। पोस्टल संस्थाओं का संबंध होता है अपराधी बालकों से। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर आज का क्वेश्चन है तो यही है, पोस्टल संस्थाएं हैं वह अपराधी बालकों से संबंधित है। ठीक है, क्या होती है आप हमारी वीडियो ज़रूर देख लें। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। 26वां प्रश्न उतना ही सरल है, 26वां भी। यहाँ पे 2 शर्तें जोड़ दी है। ऐसे बालक जिनकी बौद्धिक क्षमता तो 10 वर्ष की होती है, जिनका दिमाग 10 वर्ष का है, और सामाजिक समायोजन की आयु है वह कितनी है, 15 वर्ष की है, तो यह बालक किस प्रकार का होगा। तो आपने व्यक्तिगत भिन्नताएं पढ़ी होंगी, तो हमने PMR, TMR, EMR जितने भी बालक थे वो सब पढ़ाए हैं। लेकिन एक सीधा सा प्रश्न है कि ऐसे बालक जिनका IQ तो होता है 10 वर्ष और जिसकी समाज में समायोजन की क्षमता है वो 15 वर्ष के आसपास है, तो ऐसा बालक क्या होगा। मंद अधिगम करता, अल्प बुद्धि, मूढ़ बुद्धि या जड़ बुद्धि। अब IQ 10 वर्ष के बराबर है। अब यहाँ पे आपको सामाजिक समायोजन शब्द पे भी जोड़ देना है। इस प्रकार के बालक है वह क्या कहलाते हैं, मंद अधिगम करता। तो 26वें का ऑप्शन हो जाएगा आपका A। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 27वें की ओर चलें। 27वां प्रश्न ध्यान से पढ़े इसको। बुद्धि सीखने, समायोजन एवं अमूर्त चिंतन की योग्यताएं है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है। सबसे आसान प्रश्न आज का यही है। हमने बताया था सीखने की योग्यता कहने वाले मनोवैज्ञानिकों का समूह अलग है, समायोजन की योग्यता कहने वाले सभी मनोवैज्ञानिक अलग हैं, अमूर्त चिंतन की योग्यता कहने वाले वो भी अलग मनोवैज्ञानिक है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा हुआ जिसने कहा साहब मेरे तो तीनों ही शब्द बढ़िया है, सीखने की योग्यता भी लिख लीजिए, इसके अलावा समायोजन की योग्यता भी लिख लीजिए और इसके साथ ही अमूर्त चिंतन की भी योग्यता है। तो ऐसा व्यक्ति तो बिल्कुल फ्री बैठा होगा। अर्थात इनमें से कौन सा एक व्यक्ति है, फ्रीमैन, स्पीयरमैन, टर्मन और बकिंगम। तो 27वें का आंसर हो जाएगा ए, फ्रीमैन। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। 28वां बहुत आसान प्रश्न है। 28वां फ्राइड के अनुसार सृजनात्मक विचार में उपयोग लिया जाता है। फ्राइड ने स्थलाकृतिक संरचनाएं बताई थी, उसमें से इन चारों में से किसका उपयोग किया जाता है। अचेतन मन का, चेतन मन का, अर्धचेतन मन का या तीनों का समान भाग उपयोगी है। एक क्रिएटिविटी के लिए एक व्यक्ति है वो किस मन का उपयोग करता है। 28वां क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्राइड ने कहा था कि सृजनात्मक विचार होते उसमें अचेतन मन का कोई स्थान नहीं होता ये कह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो होता किसका है भाई, चेतन मन का। तो क्रिएटिविटी है वो किससे संबंधित होती है, चेतन मन से संबंधित होती है। तो 28वें का आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। 29वें प्रश्न की ओर चले। बहुत सरल है 29वां भी। 29वां प्रश्न भी पढ़ ले। एक से अधिक भाषाओं के उपयोग से बालक का भाषा विकास कैसा होगा भाई, श्रेष्ठ होगा, सामान्य होगा, अवरुद्ध होगा या फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जितनी भी भाषाएं उस बालक के दिमाग में डाल दीजिए। मान लीजिए आपके घर में ही, जैसे मैं जहाँ का हूँ वहाँ एक बागड़ी बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है, अंग्रेजी तो हमें आती नहीं है, और भी एक दो भाषाएं और बोल दे, और मेरे घर में एक छोटा बालक है, इन सभी चीज़ों को सीखे या समझे या सुने, तो इसका भाषा विकास बढ़ेगा, अवरुद्ध होगा या सामान्य होगा। तो ध्यान से समझिएगा, एक से अधिक भाषाओं के उपयोग से किसी भी छोटे बालक का भाषा विकास हमेशा कैसा हो जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा सी। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आज के पूर्णाहुति के रूप में अंतिम प्रश्न, आपने बिल्कुल इतनी देर से इसका स्वतंत्रता एवं संदेह की अवस्था में किस मनोवैज्ञानिक शक्ति का विकास होता है। स्वतंत्रता एवं संदेह की अवस्था, तो स्वतंत्रता एवं संदेह की अवस्था में किस मनोवैज्ञानिक शक्ति का विकास होता है। इच्छा शक्ति, उद्देश्य, सामर्थ्य या फिर परिपक्वता। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा इच्छा शक्ति।
आज का प्रश्न खत्म हुआ। ये इसका सही ऑप्शन है। थैंक यू एंड कीप स्माइलिंग।